इस एयरपोर्ट को 1.3 बिलियन डॉलर में बनाया गया था, लेकिन इसे केवल $12,000 यानी 9 लाख रुपए में बेचना पड़ा। इसे देखो, ये है नई राजधानी। इसे बनाने में $4 बिलियन का खर्च आया था, बट ये पूरा का पूरा खाली है। और एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जिसे अमेरिका ने $17 बिलियन में बनाया था, बट कभी यूज नहीं कर पाया और आज भी यूजलेस ही है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही दुनिया के मोस्ट यूजलेस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। नंबर 5, इंटरस्टेट H3 हवाई। तो आइए अलोहा स्टेट हवाई में एक ब्यूटीफुल हाईवे से शुरुआत करते हैं। यह 26 किलोमीटर लंबा इंटरस्टेट H3 हाईवे दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक से होकर गुजरती है। यह इतना खतरनाक है कि किसी भी गाड़ी को इस पर रुकना बैन है। हालांकि यह हाईवे जितना खूबसूरत है उतना ही कंट्रोवर्शियल भी था। यह पहली बार 1960 में डिफेंस कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित किया गया था, क्योंकि यह हाईवे साउथ के पर्ल हार्बर नेवल बेस और ईस्ट के मरीन कॉर्प्स एयर स्टेशन को आपस में कनेक्ट करेगी। इसके कंस्ट्रक्शन के अनाउंसमेंट के तुरंत बाद पर्यावरण ग्रुप्स इसका विरोध करने लगे। ये लोग इस बात से चिंतित थे कि इस खूबसूरत जगह को हटाकर शहर बसाया जाएगा। इनके विरोध से यह प्रोजेक्ट बहुत सालों तक रुका रहा, लेकिन 26 साल बाद पर्यावरण कानूनों में कुछ बदलाव करके 1989 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया और मूल रूप से प्रस्तावित 37 साल बाद 1997 में हाईवे को खोला गया। साथ ही इंटरस्टेट H3 हाईवे को अक्सर एक इंजीनियरिंग मार्वल माना जाता है, क्योंकि इसे बहुत ही खतरनाक एरिया में बनाया गया है। इसके निर्माण में एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। हालांकि कई हाईटेक टनल के अलावा हाईवे नीचे की घाटियों और स्थानीय पर्यावरण को बचाने के लिए विशेष रूप से इस हाईवे को एक पुल द्वारा चलाया गया है। इसके निर्माण में समय की देरी, रूट चेंजेज और नई लेकिन अधिक महंगी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था और इसी वजह से इसके ओरिजिनल बजट $250 मिलियन से 5 गुना अधिक यानी $1.3 बिलियन तक पहुंच गया था। इस हाईवे के इतना बजट होने के कारण इसके 1 किलोमीटर रोड बनाने में $50 मिलियन का खर्च आया और यह दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव रोड्स में शामिल हो गया। इतना भारी बजट होने के बावजूद इस खूबसूरत हाईवे को कोई नहीं यूज कर सकता। आलोचकों का मानना है कि यह कहीं नहीं जाने का रास्ता है, क्योंकि 60 के दशक के डिफेंस कंसिडरेशन अब किसी मतलब की नहीं है। यह हाईवे से मेन सिटी होनोलुलु के लिए कोई रास्ता नहीं है। साथ ही हवाई के लोग H3 का यूज करने से इनकार कर दिए हैं, क्योंकि इसके निर्माण के दौरान कई धार्मिक और सांस्कृतिक विरासतों को नष्ट किया गया था और यहाँ के लोग इस पुल को श्रापित मानते हैं। नंबर 4, सिउडाड रियल सेंट्रल एयरपोर्ट स्पेन। स्पेन यूरोप में प्राइम ट्रेवल डेस्टिनेशन में से एक है और सिउडाड रियल सेंट्रल एयरपोर्ट को इसलिए बनाया जा रहा था ताकि ज्यादा भीड़ वाले एयरपोर्ट के हॉलीडेज ट्रेवलर्स और इंटरनेशनल विजिटर्स अपनी यात्रा आसानी से पूरा कर सके। यह एयरपोर्ट यूरोप के टॉप 5 सबसे लंबे रनवे में गिना जाता है और एक साल में 2 मिलियन पैसेंजर की सेवा कर सकता था। यह मैड्रिड की 70 मिलियन पैसेंजर कैपेसिटी की तुलना में बहुत कम है। हालांकि इसकी क्षमता को सालाना 10 मिलियन पैसेंजर तक बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही थी। जब 2009 में यह चालू हुआ तब तक $1.3 बिलियन खर्च हो चुका था। हालांकि ये प्रोजेक्ट 2012 में बंद हो गई, जब प्रोजेक्ट के पीछे कंपनी ने दिवालिया होने की घोषणा कर दिया। प्रॉब्लम प्रोजेक्ट के लोकेशन के साथ शुरू हुआ, क्योंकि इसे सेंट्रल एयरपोर्ट कहा जाता है, लेकिन यह किसी भी तरह से सेंटर में नहीं है और यह मैड्रिड से 200 किलोमीटर दूर होने के कारण इसने प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि अधिकांश पैसेंजर दूर के स्थानों पर जाने के लिए घंटों की यात्रा से बचते हैं और अधिकांश बड़ी एयरलाइन ने राजधानी से उड़ान भरने पर जोर दिया। वहीं उद्घाटन के पहले वर्ष के भीतर नए एयरपोर्ट को एक छोटी एयरलाइन में बदल दिया गया, बट पैसेंजर को अट्रैक्ट करने के लिए कोई बड़ी एयरलाइन नहीं होने के कारण एयरपोर्ट पर 2012 तक $350 मिलियन का कर्ज हो चुका था और अचानक 2013 में नीलामी के लिए रखा गया। 2014 में हिट ब्रिटिश शो टॉप गियर द्वारा एयरपोर्ट को एक खाली स्थान के रूप में पॉपुलर बनाया गया। कई नीलामियों के बाद 2019 में नए मालिक को मात्र 12,000 यानी 9 लाख रुपए में बेच दिया गया। कोविड-19 महामारी के दौरान सिउडाड रियल एयरपोर्ट को नई जिंदगी मिली, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कोई भी एयरलाइन उड़ान नहीं भर रही थी। इसी बीच एयरपोर्ट के मालिक ने इसे एयरक्राफ्ट पार्किंग की जगह बना दिया। इसकी ड्राई क्लाइमेट, लॉन्ग रनवे और विशालता को देखते हुए अगस्त 2020 तक इस एयरपोर्ट पर 65 एयरक्राफ्ट खड़े थे, जिसका विस्तार किया जा रहा था ताकि 300 से अधिक एयरक्राफ्ट को यहाँ पार्क किया जा सके। लेकिन लॉकडाउन समाप्त होने के साथ सारे एयरक्राफ्ट अपने नॉर्मल फ्लाइट ऑपरेट करने लगे और यह $1 बिलियन का प्रोजेक्ट दुनिया भर के पैसेंजर के लिए बेकार हो गया। नंबर 3, नेपिडॉ म्यांमार। यह प्रोजेक्ट भी टॉप गियर में बनाया गया है। दुर्भाग्य से यह सिर्फ दूर में स्थित एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि यह म्यांमार की राजधानी है। म्यांमार के फॉर्मर मिलिट्री लीडरशिप ने 2002 में गुप्त रूप से एक नई राजधानी का निर्माण शुरू किया, लेकिन किसी भी देश की राजधानी बदलना कोई नई बात नहीं है।
क्योंकि ब्राजील, इजिप्ट, पाकिस्तान सहित कई देशों ने इतिहास में ऐसा किया है। नवंबर 2005 में म्यांमार के नेताओं ने पब्लिक को अपना फैसला सुनाया, लेकिन उन्होंने नई राजधानी का नाम नहीं बताया और 4 महीने बाद नाम का खुलासा किया, नेप्रीडॉ, जिसका मतलब है द किंग्स रेसिडेंस। राजधानी के अचानक बदलने से कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि मिलिट्री लीडरशिप समुद्री हमले से बचने के लिए ऐसा किया। हालांकि बहुत कुछ पुराने राजधानी यंगोन के साथ करना था। यंगोन में 7 मिलियन लोगों का घर है। कहा जाता है कि यह शहर अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिट्स तक पहुंच गया है और इसकी आबादी 2050 तक दुगनी हो जाएगी। इसके अलावा ब्रिटिश शासन के दौरान समुद्र के किनारे राजधानी को ब्रिटिश नेवी के बेनिफिट के लिए बनाया गया था। इसलिए म्यांमार के लिए राजधानी सेंट्रल लोकेशन पर शिफ्ट करना समझ में तो आया, लेकिन इस प्रोजेक्ट को तेजी से बनाया गया और आज तक लगातार गवर्नमेंट ने इस शहर पर $4 बिलियन तक खर्च कर दिए। नेप्रीडॉ में विजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सब कुछ है। एक 20 लेन हाईवे, 100 से अधिक लग्जरी होटल्स, म्यूजियम और 99 मीटर लंबा रेप्लिका लैंडमार्क मौजूद है। लेकिन इस नई राजधानी में कोई नहीं रहना चाहता। इसका कारण हेल्थ फैसिलिटी की कमी, क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और रोजगार के अवसर कम होना है। यहाँ अधिकांश लोग इस शहर को एक परमानेंट घर बनाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए यह शहर अक्सर एक सुनसान जगह की तरह लगता है और इसे अक्सर भूतों का शहर भी कहा जाता है। विश्वास नहीं होता कि 20 लेन का हाईवे पूरी तरह से खाली है और कभी कभी 1-2 गाड़ी इस लंबे सड़क पर चलती हुई दिखाई देती है। इस शहर में एक एयरपोर्ट है जो हर साल 35 लाख पैसेंजर को संभाल सकता है, लेकिन काफी व्यस्त दिनों में 1-8 दर्जन लोग इसका यूज करते हैं और वीकेंड्स पर केवल डिप्लोमेटिक स्टाफ द्वारा शॉपिंग मॉल का यूज किया जाता है, जबकि होटल की लॉबी ज्यादातर खाली ही होती है। लेकिन यह शाही राजधानी यकीनन दुनिया की सबसे अजीब और लोगों के लिए बेकार है। नंबर 2, फॉरेस्ट सिटी मलेशिया। हमने अभी एक घोस्ट सिटी के बारे में बात किया और हमारी लिस्ट में यह एक ग्रीन फ्यूचरिस्टिक आसमान सिटी है जो 4 आर्टिफिशियल आइसलैंड पर आर्टिफिशियल फॉरेस्ट इकोसिस्टम के आसपास बनाया जाएगा। फॉरेस्ट सिटी का लोकेशन इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा आकर्षित करता है क्योंकि यह सिंगापुर के आसपास है। सिंगापुर में दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त पोर्ट है और सिंगापुर एक संपन्न अर्थव्यवस्था है। डेवलपर्स ने पहले ही सेकेंड लिंक द्वारा फॉरेस्ट सिटी को सिंगापुर के साथ कनेक्ट कर दिया है और इसकी दूरी मात्र 20 मिनट में तय किया जा सकता है। फॉरेस्ट सिटी की अपनी कस्टम फैसिलिटी होगी जिससे पब्लिक सिंगापुर से आसानी से आ जा सकते हैं। इसके साथ कई ग्रीन इनोवेशन को शामिल करने के लिए डिजाइन का प्रचार किया जाता है। फॉरेस्ट सिटी में ग्रीन छतों और वर्टिकल गार्डन के साथ सारे इमारतें होंगी जो जंगल का एक्सपीरियंस कराएगी। यह शहर मल्टीपल लेयर डिजाइन में बनाया गया है जिसमें लोअर लेयर में ट्रैफिक और पार्किंग के लिए जगह होगी और अपर लेयर में पार्क्स, स्पोर्ट फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट हब होगी। साथ ही इसे विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी पर चलाया जाएगा और यह फॉरेस्ट सिटी 2035 तक $100 बिलियन में कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही इन 4 आइसलैंड पर 50 से अधिक बिल्डिंग, गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ बनाया जाएगा। हालांकि इस हाईली एम्बिशन प्रोजेक्ट के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं है। इस पूरे प्रोजेक्ट को मुख्य रूप से चीन द्वारा फंडिंग किया जा रहा है और चीनी नागरिकों के पास इसके कंस्ट्रक्शन के पहले ही कुछ साल के लिए एक फ्री पास दे दिया गया। इसके परिणाम में रिचेस्ट चाइनीज इन्वेस्टर जो अपने ही देश में अपार्टमेंट की बढ़ती कीमतों का सामना नहीं कर सकते, इसलिए 2019 तक फॉरेस्ट सिटी में चले गए और इस फॉरेस्ट सिटी के 80% मालिक चाइनीज ही हैं। यहाँ तक कि सड़क के साइन और स्कूल के सिलेबस सब चीनी भाषा में पढ़ाया जा रहा था। लेकिन यहाँ के मलेशियाई लोग इस अपार्टमेंट को खरीद नहीं सकते क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी प्राइस चाइनीज मार्केट को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है। इसलिए नए प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद ने विदेशियों को फॉरेस्ट सिटी में कुछ भी खरीदने पर बैन लगा दिया और कई विदेशियों ने शहर छोड़ना शुरू कर दिया। इससे नए इन्वेस्टर निराश हो गए। अगला बड़ा झटका पैंडेमिक के रूप में आया और दुनिया भर में ट्रेवल बंद कर दिया गया। मलेशियाई गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी इन्वेस्टर नहीं जा सकता था। इसी कारण बहुत सारे इन्वेस्टर इससे बाहर हो गए। 2020 की शुरुआत तक 500 से भी कम लोग यहाँ रह रहे थे, जबकि अब फॉरेस्ट सिटी 7 लाख लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं कुछ सेल्स पर्सन ने दावा किया कि कोरोना वायरस के बाद से फॉरेस्ट सिटी में 10 से भी कम घर बेचे गए थे। लेकिन यह मान लेना अच्छा होगा कि बिलियंस डॉलर इन्वेस्ट करने के बावजूद यह फॉरेस्ट सिटी फॉरेस्ट ही बन जाएगा। नंबर 1, यूका माउंटेन न्यूक्लियर बेस्ड रिपोजिटरी। इस मेगा प्रोजेक्ट को एक सेंसिटिव ग्लोबल इशू को देखते हुए बनाई गई थी। अदर पर्यावरण समस्याओं के रूप में न्यूक्लियर वेस्ट के बारे में ज्यादा बात नहीं किया जाता है। हालांकि अगर इसे ठीक से स्टोर नहीं किया जाए तो यह कोरोना वायरस से भी खतरनाक साबित हो सकता है। अभी तक न्यूक्लियर वेस्ट को पावर प्लांट्स के पास जमीन के ऊपर स्टोर किया जाता है। हालांकि साइंटिस्ट न्यूक्लियर वेस्ट का सबसे सुरक्षित परमानेंट डिस्पोजल सोल्यूशन गहरे जमीन में स्टोर करना बताते हैं। 1980 के दशक में अमेरिकी अधिकारियों
ने इस बढ़ते कचरे की समस्याओं का परमानेंट सोल्यूशन खोजने की शुरुआत की। 1987 में नेवाडा में यूका माउंटेन को बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन के रूप में देखा गया। यह अमेरिका के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट के करीब था और किसी भी पॉपुलेशन सेंटर से दूर था। इस यूका माउंटेन के नीचे लगभग 300 मीटर गहरा एक टनल में पूरे देश से न्यूक्लियर वेस्ट को जमा करने की योजना थी। यूका माउंटेन लाखों साल पहले ज्वालामुखी के राख से बना था और इस माउंटेन को बिना दरार के किसी भी रेडियो एक्टिव वेस्ट को ऑब्जर्व करने की क्षमता देता है। यूका माउंटेन पेपर पर न्यूक्लियर वेस्ट के लिए एक ग्रेट लोकेशन की तरह लग रहा था और अमेरिका में 34 राज्यों में 100 से अधिक चालू और बंद न्यूक्लियर रिएक्टर साइट है, लेकिन उसमें से कोई भी नेवाडा में नहीं था। इसलिए अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधियों और आम जनता ने पूरे देश की एकमात्र परमाणु डंपिंग साइट होने का कड़ा विरोध किया। इसके अलावा यूका माउंटेन के ऑफिशियल हाइड्रोलॉजिकल और जियोलॉजिकल सर्वे पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। विरोधियों का मानना है कि यह लोकेशन न्यूक्लियर वेस्ट जमा करने के लिए बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि यहाँ के वाटर सोर्स को नुकसान पहुंचा सकती है। यह वाटर सोर्स अमरगोसी घाटी में बहती है और सदियों से इस एरिया में रहने वाले अमेरिकियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। यह समझते हुए 2010 में बराक ओबामा प्रशासन ने इस प्रोजेक्ट को फंडिंग देना बंद कर दिया। 3 साल बाद एक संघीय अदालत ने इसे फिर से शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन तब तक यह प्रोजेक्ट बहुत कमजोर पड़ गया था। इसके बाद बाइडेन प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब यूका माउंटेन देश की योजनाओं का हिस्सा नहीं है, लेकिन तब तक इस प्रोजेक्ट में $17 बिलियन से अधिक खर्च हो गया था और अमेरिका इस मेगा प्रोजेक्ट को कभी यूज नहीं कर पाया। तो आप इन मेगा प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये फ्यूचर में कभी यूज किए जाएंगे? और हाँ, अगर आप इतिहास के रिचेस्ट मैन के बारे में जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें।